हेलो एवरीवन। आज हम डेरेक वॉलकॉट की पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका को डिस्कस करने वाले हैं। सर डेरेक वॉलकॉट, इनका पूरा नाम है सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट। ये एक सेंट लूसियन पोएट, प्ले राइट एंड प्रोफेसर हैं। इनकी बर्थ हुई थी 23 जनवरी 1930 में कैस्ट्रीज, कॉलोनी ऑफ सेंट लूसिया, ब्रिटिश विंडवर्ड आइलैंड में। अगर हम इनकी डेथ की बात करें, इनकी डेथ हुई थी 17 मार्च 2017 में 87 की एज में कैप स्टेट, ग्रॉस आइलैंड, सेंट लूसिया में। इनको इनके वर्क्स के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1992 में मिला है एंड टी.एस. इलियट प्राइज़ 2010 में मिला है। इनकी पोयम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसकी हिंदी मीनिंग है अफ्रीका से दूर रोना, इसको इनकी एक पोएट्री कलेक्शन इन अ ग्रीन नाइट पोएम्स 1948 टू 1960 में पब्लिश कराया गया था। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो पोएम है, इसको 1962 में पब्लिश कराया गया था। एंड ये पोएम एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ माओ माओ अपराइजिंग इन केन्या। केन्या में जो माओ माओ अपराइजिंग हुआ था, माओ माओ रिवॉल्ट हुआ था, जो 1952 से 1960 के अराउंड चला था। ये जो माओ जो रिवॉल्ट था, इसमें जो किकुयू ट्राइब थी, उसने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल जो रूल था उसके अगेंस्ट जो माओ माओ रिवॉल्ट था वो हुआ था। इसमें इस पोयम में क्लैश दिखाया गया है बिटवीन द अफ्रीकन्स एंड यूरोपियन कल्चर एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। एज जो डेरेक वॉलकॉट थे, वो उनके जो कल्चर्स थे वो आपस में रिलेटेड थे, वो डुअल आइडेंटिटी से बिलोंग करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक यूरोपियन थे एंड उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक ब्लैक वुमन थी। तो उनके जो नसों में जो खून दौड़ रहा था वो दो कल्चर्स का था। इसीलिए वो अपने आप को डिलेमा में फंसा हुआ महसूस करते हैं। जो ये माओ माओ अपराइजिंग हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई, काफ़ी लोगों को मार दिया गया था उसमें। एंड इसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था। तो इसमें जो पोएट है वो अपनी कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग को बता रहा है। एंड ये पोएम काफ़ी सारी थीम्स के साथ डील करती है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। अ विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, मीन्स एक हवा जो अफ्रीका की भूरी खाल को हिला रही है। टाउनी पेल्ट, पेल्ट मीन्स खाल एंड टाउनी ये एक येलोइश ब्राउन कलर होता है जिसको टाउनी बोलते हैं। अ विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, कि एक हवा अफ्रीका के भूरी खाल को हिला रही है। मीन्स अफ्रीका में जो एक हवा चल रही थी, शांति से हवा चल रही थी, उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ पे विंड कोलोनाइजर्स के लिए यूज हुआ है, कि कोलोनाइजर्स थे वो अफ्रीका की जो हवा है उसको हिला रहे थे। मीन्स उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी कोलोनाइजर्स के आने की वजह से। कि कोई कैश फ्लाइज की कुयू जो है वो एक ट्राइब है, अफ्रीका में एक ट्राइब है, केनियन ट्राइब है, उसको किकुयू ट्राइब बोलते हैं। क्विक एज फ्लाइज, वो लोग जो थे वो मक्खियों की तरह तेज थे। तो यहाँ पे जो माओ माओ रिबेलियन हुआ था उसके लिए यूज किया गया है कि किकुयू, क्विक एज फ्लाइज, वो मक्खियों की तरह तेज थे, कि उन्होंने पहले जल्दी पता कर लिया था कि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं सोशली, इकोनॉमिकली। एंड इसीलिए उन्होंने रिवॉल्ट किया, एक रिबेलियन किया, एंड जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसी के लिए यहाँ पे ये लाइन यूज हुई है कि यू क्विक एज फ्लाइज, जो मक्खियों की तरह तेज हैं, बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्ड। मीन्स जो मैदान हैं, अफ्रीका के जो मैदान हैं वेल्ड के खून की धाराओं पर पल रहे हैं। जो किकुयू के जो पीपल हैं वो अफ्रीका के जो खून की धाराओं के मैदान हैं उनमें पल रहे हैं। कॉर्पसेज आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, एंड जो पैराडाइज जैसी जगह थी अफ्रीका, वहाँ पर लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। क्योंकि जो माओ माओ रिबेलियन हुआ ये 1950 से
1952 से 1960 के अराउंड चला था एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। इसमें जो ट्राइब्स थी, काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स ने इसमें रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्राइब का जो नेम है वो पोएट ने मेंशन किया है अपनी पोएम में कि कुयू ट्राइब का। इसने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट कॉलोनियल पावर एंड कॉलोनियल जो रूल था, कॉलोनियल जो पावर था, उसने इसको दबाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लडशेड हुआ था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था अगेंस्ट नेटिव पीपल, नेटिव अफ्रीकन केनियन पीपल के अगेंस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए जो पैराडाइज जैसी जगह थी अफ्रीका, उसमें लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। ओनली द वॉर्म कॉलोनल ऑफ कैरियन क्राइस मीन्स जो कीड़ा है, जो कॉलोनल ऑफ कैरियन जो शवों के ऊपर का कर्नल है वो चिल्लाता है, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेथ मीन्स इन अलग तरह के लोगों पर अपनी जो सिंपथी है वो वेस्ट मत करो, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेट्स, इन अलग तरह के लोगों पर अपनी सिंपथी वेस्ट नष्ट मत करो। स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर्स सीज द सैलियंस ऑफ कॉलोनल पॉलिसी मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स थे, मीन्स जो आंकड़े थे वो बता रहे थे कि जो कॉलोनियल पॉलिसी ने किया वो सही था। एंड स्कॉलर्स और जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, वो बहस कर रहे थे अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। लेकिन आगे पर बताते हैं व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैक्ड इन बेड, लेकिन इन सब का उस बच्चे से क्या मतलब जिसको उसके बेड पर मार दिया गया, काट कर मार दिया गया। मीन्स उसमें उस वाइट चाइल्ड की क्या गलती थी जिसको उसके बेड पर मार दिया गया। यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें जो वाइट पीपल थे, जो कॉलोनियल पावर्स थी, वो ब्लैक अफ्रीकन्स को मार रही थी, केनियन पीपल को मार मार रही थी एंड जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल को मार रहे थे। लेकिन इसमें जो पोएट है वो बता रहा है कि उसमें उस वाइट चाइल्ड की क्या गलती थी जिसको उसके बेड पर काट कर मार दिया गया। टू सैवेजेस यहाँ पे ये अफ्रीकन्स के लिए जंग यूज किया गया है, सैवेजेस वर्ड जिसका मतलब होता है जंगली। ये जो अफ्रीकन्स हैं वो जंगली हैं। एक्सपेंडेबल एज ज्यूज मतलब वो ज्यूज की तरह हैं, खर्च करने की तरह हैं, उनको मार देना चाहिए। थ्रेश्ड आउट बाय बीटर्स द लॉन्ग रशेस ब्रीक, यहाँ पे थ्रेश्ड आउट बाय बीटर्स मीन्स जो फार्मर्स होते हैं वो फसलों को पीटते हैं, लॉन्ग रशेस ब्रेक एंड उसमें जो दाने होते हैं, जो अनाज होते हैं वो निकलता है। इन अ वाइट डस्ट ऑफ इबिस हुज क्राइज एंड उसमें सफ़ेद धूल में इबिस पक्षी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हैव व्हील्ड सिंस सिविलाइजेशन डॉन और जब से ये सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, जब से ये सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से इन चीखों की आवाज़ आ रही है। फ्रॉम द पास्ट रिवर एंड बीस्ट टीमिंग प्लेन और इन सूखी नदियों और टीमिंग प्लेन, इन मैदानों से तब से इस चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। मीन्स जो अफ्रीकन्स थे वो हंटिंग पहले से ही हंटिंग करते थे, तो यहाँ पे वो बताया गया है कि इन चीखने की आवाज़ें बहुत पहले से ही आ रही हैं। आगे देखते हैं द वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रीड एज नेचुरल लॉ। हम पढ़ते हैं कि जो जानवरों के बीच में जो हिंसा होती है वो एक नेचुरल लॉ होता है, नेचुरल फिनोमिना होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है। बट अपराइट मैन सीक्स हिज डिवाइनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, लेकिन एक साधा आदमी अपना जो डिवाइनिटी है, अपनी सुपीरियरिटी जो प्रूव करने के लिए वो दूसरों को दर्द पहुंचाता है, तो इससे वो कैसे सुपीरियर हो सकता है? एक आदमी दूसरे आदमी को दर्द पहुंचाकर वो कैसे जानवरों से सुपीरियर हो सकता है? डिलीरियस एज दीज बरीड बीस्ट, वो इन जानवरों की तरह ही पागल है। हिज वार्स डांस टू द टाइटन कारकास ऑफ अ ड्रम, वो वार करता है एंड लाशों से बने हुए ढोल पर नृत्य करता है, ढोल की थाप पर नृत्य करता है। वाइल ही कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव ड्रेड,
अफ्रीकन्स के जो नेटिव लोग हैं, जो नेटिव पीपल हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं एंड वो सोचते हैं कि उनमें साहस है। वाइल ही कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव ब्लड, कि उनमें साहस है। नेटिव जो लोग हैं, अफ्रीका के जो नेटिव लोग हैं, उन्होंने रिवॉल्ट किया एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन हुआ, क्रुएलिटी हुई। तो वो लोग सोचते हैं कि उनमें साहस है। ऑफ वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाई द डेड। और जो वाइट पीपल हैं, वो जो नेटिव पीपल हैं, अफ्रीकन नेटिव्स को मार कर उनको शांति मिलती है एंड वो सोचते हैं वो सुपीरियर हैं एंड उनको मार कर उनको शांति मिलती है। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, अफ्रीकन जो नेटिव्स थे, वो वाइट पीपल का विरोध कर रहे थे, कॉलोनियल पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, तो वो लोग उनको मार कर, जो वाइट पीपल हैं वो अफ्रीकन्स को मार कर शांति का अनुभव करते हैं एंड उनको लगता है कि वो लोग जीत गए। आगे देखते हैं। Again, brutish necessity wipes its hands upon the napkin of a dirty cause. और एक बार फिर अगेन द ब्रूटिश नेसेसिटी, और एक बार फिर हिंसा को सही ठहराने के लिए क्रूर आवश्यकता की जो अवधारणा होती है, जो थिंकिंग होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अ वेस्ट ऑफ अवर कंपैशन एज विद स्पेन एंड एक आंदोलन की अपील जो खुद में एक गहराई से दोषपूर्ण है, जैसे कि कोई अपनी खूनी हाथों को गंदे नैपकिन से साफ करने की कोशिश कर रहा है। एंड एक बार फिर यह हर किसी की जो सिंपथी है, हर किसी की सिंपथी की बर्बादी है। अ वेस्ट ऑफ अवर कंपैशन एज विद स्पेन, जैसा कि स्पेनिश जो गृह युद्ध हुआ था उसके साथ हुआ। द गोरिल्ला रेसलर्स विद द गोरिल्ला रेस्टलर्स विद द सुपरमैन। यहाँ पे गोरिल्ला जो वर्ड है वो अफ्रीकन्स के लिए यूज हुआ है एंड सुपरमैन जो वर्ड है वो वाइट पीपल के लिए यूज हुआ है। द गोरिल्ला रेस्टलर्स विद द सुपरमैन, जो गोरिल्ला हैं, जो मीन्स अफ्रीकन्स हैं, रेस्टल्स विद द सुपरमैन मीन्स सुपरमैन वाइट पीपल के साथ लड़ाई करते हैं। बट आगे बताते हैं, आई एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, कि मेरे अंदर जो मेरे नसों में जो खून बह रहा है वो दोनों दोनों का बह रहा है, मीन्स कॉलोनाइजर्स का भी बह रहा है एंड कॉलोनाइज्ड का भी बह रहा है। क्योंकि जो ऑथर हैं उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक यूरोपियन थे एंड उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक ब्लैक वुमन थी। तो उनके अंदर जो खून है वो दोनों लोगों का बह रहा है, वो दोनों लोगों से बिलोंग करते हैं, डुअल आइडेंटिटी है ऑथर की। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं दोनों के रक्त से या ब्लड से जहरीला हूँ। आई एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ वेयर शैल आई टर्न डिवाइडेड टू द विंड, कि मेरी नसों में जो खून बह रहा है वो दोनों का बह रहा है एंड मैं किसका साथ दूँ, मीन्स वो किसके साथ अपनी सिंपैथी दिखाएं, अफ्रीकन्स के साथ या कॉलोनाइजर्स के साथ, कॉलोनियल पॉलिसी के साथ। आगे देखते हैं। आई हु हैव कर्स्ड, कि आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, how can I choose between this Africa and the English tongue I love? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कैसे चूज करूँ बिटवीन द अफ्रीका, इट्स ट्रेडिशनल लैंड एंड द इंग्लिश टंग आई लव, एंड जो अंग्रेजी भाषा है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैंने अपनाया है, तो मैं अफ्रीका एंड ये इंग्लिश टंग किसके बीच में चूज करूँ, कैसे चूज करूँ। बिट्रे देम बोथ, मैं दोनों को धोखा दूँ और गिव बैक व्हाट दे गिव, या फिर वो दूँ जो उन्होंने दिया है। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल, एंड मैं कैसे इन सब का सामना करूं और अपने आप को शांत रखूं। मैं उन्हें वह कैसे दे सकता हूँ जो उन्होंने मुझे दिया। मैं इन सारी जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुई है, उसका सामना कैसे कर सकता हूँ एंड बी कूल, और कैसे शांत रह सकता हूँ। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, और मैं अफ्रीका को कैसे छोड़ सकता हूँ एंड जीवित रह सकता हूँ। तो यहाँ में पोएट जो हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को बता रहे हैं, अपनी कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स को बता रहे हैं। ऑथर ने इस पोएम में कॉलोनलिज्म एंड उसके इफेक्ट के बारे में बताया है, वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी के बारे में बताया है, एंड जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कॉलोनियल पावर्स एंड अफ्रीकन्स के बीच में उसके बारे में बताया है, एंड अपनी जो डुअल आइडेंटिटी है उसके बारे में बताया है, एंड कैसे जो वो डिलेमा में है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं ऑफ बीइंग कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, उसके बारे में बताया है।
एंड ये जो पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये काफ़ी सारी थीम्स के साथ डील करती है, लाइक कोलोनलिज्म एंड इट्स अफेक्ट, वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडेंटिटी, morality and responsibility, and loss and trauma. And the poem also explores the lasting impact of colonialism on both the colonized and colonizers, कि colonized people and colonizers पर दोनों पर जो colonialism का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी बताया है, एंड अफ्रीकन हेरिटेज एंड द डोमिनेंट यूरोपियन कल्चर जो है उसके बारे में बताया। तो आई होप आप लोग को पोएम क्लियर हो गई होगी, मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।